हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्ज़ाम 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड 4 जुलाई आपके 3 दिन एग्ज़ाम चलेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100% वीडियो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ के 120 नंबर लाए हैं यूपी टेट में। क्योंकि मैंने जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था 2021 में दिया था। सीटेट मैंने कई बार क्वालिफाई किया है। देखिए ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सीडीपी देखने को मिल रही है, शॉर्ट नोट्स है। तो ये आपकी 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो 30 में 30 नंबर आप ला सकते हो। मेरे जो सीडीपी में मार्क्स हैं 28 मार्क्स हैं, तो आप भी 28 या 29 मार्क्स ला सकते हो अगर आपने इतना कर लिया। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप 1 to 50 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 6 to 8। अभी भी टाइम है, इस वीडियो को आप लोग पूरी अच्छे से देख लीजिएगा। बस आपके जैसे अभी हम स्लो बोलेंगे, ठीक, आप इसको स्पीड बढ़ा के 1 घंटे या 1.5 घंटे मतलब 1 घंटे या 45 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो 2 घंटे की है, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा लेते हो तो मतलब 45 मिनट में ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जाएगी और फटाक से आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब ये आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में कंडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि 28 नंबर आपके कहीं भी सीडीपी के नहीं जाएंगे, चाहे आप हमने कहा जाए 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है। तो सारा ये आप चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके, तो वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। उठा रखा है यहाँ से आपके जैसे कि सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपके जो है 15 से 20 नंबर कवर होंगे। काफ़ी अच्छे यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप पुराना पेपर अगर प्रीवियस उठा के देखते हो तो आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। जैसे कि एनसीएफ आपका पूछा जाता है 2005, आरटीआई पूछा ही जाता है, एनईपी पूछा ही जाता है। इन चीज़ों से आप बच ही नहीं सकते हो। तो इसमें कुछ टॉपिक हम जान लेते हैं, जैसे कि एनसीएफ हो जाएगा, आरटीआई हो जाएगा, एनईपी 2020 हो जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। जो आपके यूपी टेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आप हमने बोला वैसे भी 15 से 20 नंबर आपके इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो देखिए शिक्षा नीतियाँ और मनोविज्ञानिक के आधार पर जो एनसीएफ है, आरटीआई है, एनईपी। तो वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए एनसीएफ अगर पढ़ते हो तो शिक्षा का दर्शन मतलब पढ़ना कैसे है, ठीक है। एनसीएफ जोर देता है कि मतलब बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है। आरटीआई जो जोर देता है बच्चों की कानूनी अधिकार पे देता है। एनईपी जो आपका देता है, जो आपकी न्यू पॉलिसी आई है एनईपी 2020, ये 21वीं सदी का नया ढांचा जो है मैस्लो के द्वारा सीखने की मनोविज्ञान के आधार पे किया गया है। तो ये भाई तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। तो इनके बारे में जान लेते हैं। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर आपको पहली वीडियो अच्छी लगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। मतलब एनसीएफ के, आरटीआई के, एनईपी के, ये इसकी दूसरी क्लास आएगी जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में आपकी जो रहेंगे और न्यू क्वेश्चन रहेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। वो आपको सेकंड क्लास मिलेगी। इस क्लास में आप सिर्फ थ्योरी देख लीजिए। अगर आप थ्योरी नहीं कर पाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हम पढ़ लेते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005, जो इसकी मतलब याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कई बार इसका पूछ लिया जाता है एनसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में भी अगर आप याद रख सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका इंग्लिश का नाम है। अगर आप हिंदी में याद रखते हो तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, ये आपका हिंदी का नाम है और इंग्लिश में मैंने बोल दिया है। तो अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यह दस्तावेज तय करता है कि पढ़ाना कैसे है, क्योंकि एनसीएफ इसीलिए आया था कि बच्चों को जो है आसान भाषा में पढ़ाया जाए और बच्चों को बोझ ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए एनसीएफ को जारी किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कई बार मतलब यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है, जहां आप अगर यहाँ
पे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसके एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, प्रोफेसर यशपाल हैं। कौन है, याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल हैं। इसका जो मुख्य नारा था एनसीएफ का, तो आप याद रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बच्चों पे बोझ नहीं लादना है, बैग का बोझ इसको क्या है, कम करना है। जिससे आप देख ही सकते हो कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मतलब बच्चा बैग तक उसको क्या है नहीं, मतलब इतना छोटा होता है, बैग का बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एनसीएफ जोर देता है कि बच्चों के जो जैसे बैग का बोझ है उसको कम करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्निंग विदाउट क्या है, बर्डन, मतलब आपको जो है बिना बोझ के बच्चों को सिखाना है। ओके, शिक्षक की भूमिका क्या है, तो याद रखिएगा, एनसीएफ के अनुसार टीचर एक मालिक नहीं है। जैसे टीचर, जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, तो टीचर कोई मालिक नहीं है, टीचर एक दोस्त की तरह रहता है एंड आपको मार्गदर्शन देता है और इजी तरीके से आपको सिखाता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीएफ। अभी और चीज़ें इसमें देख लेंगे, और चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के लिए है, बार बार जो है एनसीएफ शिक्षक क्या है, एक शिक्षक जो है सुगम करता है। ठीक है, मतलब सुगम करता है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि आपका मार्गदर्शक है। ठीक है, शिक्षक एक क्या है, मार्गदर्शक भी कर सकते हो या सुगम करता भी कर सकते हो। इसे माना जाता है जो बच्चों का दोस्त होता है। मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया था, तो चीज़ें यहीं पे वो भी लिखी हुई है। अब एनसीएफ के बारे में कुछ 5 इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, वो आप देख लीजिए कि सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पूछा ही जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा एक क्वेश्चन। जैसे एल से मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन, मतलब रियल लाइफ से जोड़ना। बच्चों को जो है एक कमरे के अंदर आपको नहीं पढ़ाना। जैसे कि बच्चा पढ़ने गया स्कूल हो, ठीक है, आप किताबी कीड़ा उसको बनाए दे रहे हो, मतलब जो किताब में लिखा हुआ है आप उसको वही चीज़ें सिखा रहे हो। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। बच्चों को जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है, मतलब पर्यावरण से जोड़ के आपको पढ़ाना है, बच्चों को रटाना नहीं है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। एल से याद रख सकते हो लाइफ, बच्चे की लाइफ कैसी होनी चाहिए। सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा, मतलब सेकेंड पॉइंट है आर। आर मतलब होता है रोड लर्निंग। इस तरह से, मतलब मैंने लेटर ले रखा है ताकि आपको जो है वहाँ पे ट्रिक याद रहेगी। इसकी अभी ट्रिक भी बता देंगे किस तरह से आपको याद करना है। आर मतलब हो जाएगा रोड लर्निंग, मतलब रोड लर्निंग क्या है, रटन प्रणाली से मुक्त करना। बच्चों को रटाना नहीं कि आप जैसे काफ़ी होते टीचर हैं जो मतलब बच्चों के क्या है रटाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों को रटाना क्या है, पाप है। अगर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, जो बच्चा रट्टा तोता होता है सिर्फ वही, और उसके आगे वो क्या है, आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें एक चतुर था, ठीक है, वो क्या है चीज़ें को रटता था, मतलब उसकी जब स्पीच कराई गई थी तो उसने देखो जो चीज़ लिखा हुआ था वही चीज़ें बोला जा रहा, उसका मतलब ही वो नहीं समझ पा रहा। तो यहीं पे वो चीज़ें कही गई है कि बच्चों को रटाना नहीं है, मतलब आपको बच्चों को रटाना बिल्कुल नहीं है। रटाना एक पाप है, रटना एक क्या है, पाप है। तो बच्चों को समझ पे आपको फोकस करनी है, बच्चे की समझ डेवलप करनी है। अगर बच्चे की समझ डेवलप हो गई तो वो अपने आप से कुछ चीज़ें कर सकता है, चीज़ें को समझेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा ई, मतलब एग्जामिनेशन जो आपकी होती है, परीक्षा कैसा होना चाहिए, तो परीक्षा आपकी कठोर नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो परीक्षा आपको होनी चाहिए लचीला होनी चाहिए, ठीक, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये आपकी जो है एग्जामिनेशन से आपकी परीक्षा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद ए आप याद रख सकते हो ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब होते हैं बच्चों का जो है जो विकास है कैसे आपको विकसित करना है। ठीक है, तो बच्चों का विकास यहाँ पे आपको विकसित करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है एंड समझ पे बच्चों को फोकस करना है, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। इसके बाद आपका जो है डी मतलब हो जाएगा डिसीजन, मतलब हो जाएगा आपका, मतलब डी का मतलब होता है डिसीजन, कैसे आप इसको जो है डेमोक्रेटिक कर सकते हो। तो डी मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होती है प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, बच्चों की आवाज़, ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर जो है बच्चों का विकास करना है, पूरे ऑल ओवर का, जहाँ आप क्या है पढ़ाई से रिलेटेड ले रहे हो या फिर आप क्रिएटिविटी जो आप करा रहे हो, या फिर आप जैसे कि काफ़ी बच्चों की जो रुचि होती है
चाहे आप खेलने में बात कर लो या फिर आपके पेंटिंग में बात कर लो, उसमें आपको ओवरऑल बच्चों की आवाज़ को सुनना है, बच्चों की रुचि को पहचानना है। तो डेमोक्रेटिक होता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। कुछ एनसीएफ से रिलेटेड आपकी जो ये पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल में बताया है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके जैसे कि ट्रिक का याद रख लीजिए, जो मैंने ये लेटर बनाए हैं तो उसका ट्रिक याद रखिएगा, LREAD। ये आप याद रख सकते हो। एनसीएफ के 5 सिद्धांत कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रख लीजिएगा। जैसे कि एल से आपको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। एल से मतलब लाइफ, आर से रोट लर्निंग मतलब रटाना नहीं बच्चों को है, ई से एग्जामिनेशन मतलब कैसी होनी चाहिए, लचीला होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ए कैसा है तो ए मतलब आपको याद रखना ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का जो है पूरी तरह से विकास करना। डी मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों की आवाज़ सुनना। तो ये आप इसको याद रख सकते हो। और वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर ज़रूर कर दो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, इससे रिलेटेड मैंने कहा जितने PBSL क्वेश्चन आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, साथ में न्यू क्वेश्चन वो आपको जो देखने को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं RTE, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। ये हमने कहा अगर आप PBSL क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, और थ्योरी अगर कर लेते हो तब तो आप भूल ही जाइए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो RTI जो आपका पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है RTI कब आया, तो ये जो बना था 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम या कानून बताता है कि बच्चे का हक क्या है, ठीक है। बच्चे का इसमें जो RTI आई आपकी, ये बताता है कि इसके बच्चों का हक क्या है। इसे जब लागू किया गया, कई बार पूछा जाता है कि पूरे भारत में RTI लागू कब किया गया। कई बार ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ आप सीटेट का पेपर देख रहे हो, जहाँ आप यूपी टेट का देख रहे हो या फिर रीट का देख रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो ये जो आपके पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, ठीक है। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसे लागू किया गया। इसका जो मूल हक है, मतलब मूल हक क्या है, जैसे 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, मतलब बच्चों से फीस नहीं लेनी है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे क्या है, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी आपको फीस नहीं लेनी है। इसके बाद जो दिव्यांग बच्चों के लिए तो एज बढ़ाई गई है। कई बार पूछ लिया जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी एज निःशुल्क शिक्षा के लिए है, तो यहाँ पे देखिए 6 से 14 है। दिव्यांग बच्चे के लिए क्या है 6 से 18, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, मतलब 4 साल और इसको बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका मतलब कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को। इसका हक क्या है, 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मतलब मुक्त करना है, मतलब आपको फीस नहीं लेनी। दिव्यांग के लिए जो रखा गया है, इनकी उम्र 6 से 18 वर्ष के लिए है, ठीक है। 6 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क बच्चों को जो है आप शिक्षा दे सकते हो। तो ये आपकी हो गई। अब इसमें जैसे कि धाराएँ थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। जैसे धाराएँ बच्चों के शारीरिक एंड मानसिक दंड देना मना है, बच्चों को मतलब आपको दंड नहीं देना है। और कक्षा 8 तक की मतलब आपको मतलब टेंशन नहीं देनी है, फेल नहीं करना है। तो भाई कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या है, फेल नहीं करना है आपको, ठीक, बच्चों को पास करना है आपको, है फेल नहीं करना। तो यहाँ पे दंड भी नहीं आपको देना है और कक्षा 8 तक की बच्चों को फेल भी नहीं करना है। ये कहता है RTE, कहता है RTE 2009, ठीक है। तो ये आपके बच्चों के हक के बारे में कुछ थी। अब यहाँ पे जान लेते हैं जो छात्र और शिक्षक का अनुपात, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में जब 2021 का पेपर हुआ था तो यहाँ भी छात्र और शिक्षक का अनुपात पूछा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी, मैंने कहा कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई अगर आप CDP पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख लेते हो RTI 2009 छात्र शिक्षक अनुपात जो है, मतलब ये इसके नियम क्या हैं। तो आप देख सकते हो कि शिक्षक का कार्य जो घंटे कितने होते हैं, तो एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे जो है तैयारी के समय सीमित होती है। तो मतलब 1 घंटे मतलब कितने घंटे, कम से कम कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है एक हफ्ते में, तो 45 घंटे, ठीक है। मतलब एक क्लास कितने घंटे की लगती है, 45 घंटे की लगती है।
शिक्षक छात्र का अनुपात जो है, मतलब टीचर और मतलब आपके स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, कई बार पूछा गया है। प्राथमिक का रेशियो जो आपका रहेगा 1:5, 30 बच्चों पे एक टीचर, मतलब कितना रेशियो होना चाहिए, तो 30:1 होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 बच्चों पर एक टीचर कितना होना चाहिए, तो 30:1। अपवाद में अगर 200 बच्चे से ज़्यादा हैं अनुपात, तो आपका मतलब 40:1 हो जाएगा। ठीक है, 200 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो इसमें यहाँ पे जो हो जाएगा 1/5 में जो 40:1 होगा। ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर में मतलब 6 to 8 के लिए जो 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, 35:1। ठीक है, 35:1, तो याद रखिएगा 35:1। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला आप याद रख लीजिएगा, अपवाद वाला भी ये। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जैसे कि आपके जैसे कि सीटेट और यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई आपकी जो न्यू पॉलिसी आई है NEP 2020, यहाँ से भाई क्वेश्चन आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन जैसे कि NEP 2020 ये न्यू पॉलिसी है, जब न्यू कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो NEP 2020 जो है 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति है। पुरानी शिक्षा नीति क्या थी और नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इतिहास जो है 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। कई बार पूछ रहता है कि नई शिक्षा नीति कितने साल बाद आई, तो कितने साल बाद आई, 34 साल बाद आई। इसे कौन लेके आया है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के पूर्व चीफ थे। ठीक है, इनका नाम पूछा ही जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, याद रखिएगा, याद हो गया होगा कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये NEP 2020 के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और पहले ये क्या थे, मतलब आप कहाँ से मतलब उनको लिया गया, तो इसरो के पूर्व चीफ थे ये, तो याद रखिएगा। इसका जो है मूल लक्ष्य क्या है, तो याद रखिएगा, रटना छोड़कर कैसे सीखें, मतलब बच्चों को रटाना नहीं है, फोकस करना है बच्चों पे कि कैसे सीखें, हाउ टू लर्निंग। ठीक है, जोर देना है, तो बच्चों को कैसे आपको सिखाना है, इस पे आपको जोर देना है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि पुराना जो सिस्टम था आपका 10+2 सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, ये आपका पुराना था। कई बार पुराना भी पूछ लिया जाता, तो पुराना याद रखिएगा 10+2। अब आपका हो गया 5+3+3+4। ठीक है, ये आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगा, न्यू आपका ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आपके हैं, जो NEP 2020 का मुख्य फोकस केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि बच्चों की 21वीं सदी स्किल को विकसित करना है। ठीक है, अब जैसे न्यू पॉलिसी आपकी जो आई है, तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। नया पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा, ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि NEP 2020 का नया पैटर्न क्या है। पुराना तो आपका 10+2 है। ठीक है, नया पैटर्न आपको चेंज किया गया है, जो 5+3+3+4 ये संरचना है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से। काफ़ी बच्चे क्या है इस संरचना को ही नहीं रट पाते, वहाँ पर जब 4 कर दिया जाता, 3 कर दिया जाता, तो सोचते यही वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो भाई अच्छे से याद रखिएगा 5+3+3+4 ये संरचना है। अब 5 साल का मतलब क्या है, मतलब 5 साल का ये होती है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, क्या होती है 5 साल में फाउंडेशन स्टेज होती है, जो नर्सरी की क्लास मतलब जो नर्सरी की क्लास की होती है 2 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होती है, खेल खेल में पढ़ाई कराना, और इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, सिर्फ पढ़ाई, मतलब 2 साल का जो बच्चा है उसको आपको खेल खेल में पढ़ाई को सिखाना है। तो ये हो गया। 3 साल में जो हो जाएगा क्लास 3 से लेके 5 तक की आता है। ठीक है, इसमें जो 3 क्लास आपकी रहेगी, 3 साल वाला बच्चा, ये यहाँ पे आपको जो करना है क्लास 3 से 5 तक की आता है। 3 साल आपके जो मिडिल आपकी होती है, ये क्लास 6 to 8 के लिए, यही कंप्यूटर कोडिंग मतलब और एक्सेलेंट ट्रेनिंग शुरू करता है। ठीक है, जो आपके 3 साल के लिए है। और इसके बाद आपकी 4 साल के लिए जो रखी गई है, 4 साल के, ये देखिए एक नहीं, आप इसको
थोड़ा मैं क्या है आप लोग सोच रहे होंगे 21 है, इसको आप 1 काट दीजिए, ठीक है, 1 नहीं है। 3 से 5 साल के लिए है ये बच्चों के लिए, और 3 साल के जो मीडियम क्लास आती है 6 से 8 के लिए होती है, यही कंप्यूटर कोडिंग होती है। और 4 साल के लिए जो 9 से 12 के साल के लिए बच्चों के लिए होती है, 1 आप काट दीजिए, 1 नहीं है, ठीक है, ये वाला। ओके, वो टाइपिंग होने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे NEP 2020 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो लिए हैं, जैसे महत्वपूर्ण क्लास आपके 6 व्यवहारिक शिक्षा जो आपके शुरू करने पे NEP 2020 एक क्रांति कदम है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है NEP 2020 प्रमुख विशेषताएं और मूल्यांकन। इसकी जो है विशेषताएं क्या है और मूल्यांकन क्या है। जैसे मातृभाषा पर जोर, मतलब बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा मदर टंग पे बच्चों को सिखाना है। जैसे कि जो बच्चों की क्षेत्रीय भाषा होती है उसको आपको सिखाना है, और बच्चों को मतलब ये रहता है मातृभाषा पे ज़्यादा जोर देना है, NEP 2020 कहता है। तो क्लास 5 तक की पढ़ाई की अनिवार्य रूप से बच्चों की मातृभाषा मदर टंग में स्थानीय भाषा में होगी, ठीक है, कोई अलग भाषा में नहीं कराई जाएगी। परख का मतलब होता है, परख का कई बार पूछ लिया जाता है, परख का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप परख का मतलब देख सकते हो कि बच्चों के समग्र मूल्यांकन मतलब असिस्टेंट के लिए एक नया राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। इसके उद्देश्य रटने की क्षमता नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने की जांचना है। मतलब आपको बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, कि बच्चों को समझ पे विकसित करना है, समझ पे बच्चों को समझाना है। ये नहीं कि आप चीज़ें जैसे कि फॉर्मूला लिया A² + B², तो उसको आपने क्या सिखा दिया, मतलब आपको उसको रटा दिया, ठीक है। तो आपको चीज़ें सिखानी है कि कैसे इसको आया, ठीक है, पूरा इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये आया फॉर्मूला कहाँ से। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे परख का जो है फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप चीज़ें थोड़ा और देख लेंगे, तो यहाँ पे आपको शिक्षा के जो मतलब पुरानी और NEP मतलब क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, पुराने सिस्टम में क्या था और न्यू सिस्टम में क्या क्या आया है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका पुराना ढांचा जो ओल्ड मतलब है, और नया ढांचा जो NEP 2020 है। पहला ढांचा आपका जो था पुराना 10+2, इसकी जगह कर दिया गया है क्या ढांचा 5+3+4, ये आपका सिस्टम कर दिया गया है। तो 5+3+3 4 याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। और पहले फोकस क्या था, रटने पर, मतलब पहले फोकस आपका किया जाता था जो ओल्ड था कि रटने पर, रोट लर्निंग था, मतलब बच्चों को रटा के सिखाओ। अब जो फोकस हो गया स्किल और कोडिंग, मतलब आपको बच्चों को जो है मतलब स्किल और बेसिक आपको चीज़ें सिखानी है, समझ पे विकसित हो गया है। इसके बाद जो पहले विषय था कठोर विभाजन था, मतलब पहले विषय जो किया गया था कठोर, अब विषय जो कर दिया गया पूरी तरह से लचीला, ठीक है, पूरी तरह से लचीला कर दिया गया। पहले मूल्यांकन साल के अंत में परीक्षा में किया जाता था, अब जो मूल्यांकन होगा सतत, मतलब आपके 6 मतलब जो परीक्षा है आपकी एक साल में नहीं किया जाएगा, अब आपकी मंथली होती है, ठीक है, फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो उसमें आपका बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, सतत और परख द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहेंगे कि पुराने ज़माने की रटने पे था जो 10+2 मतलब इसकी या पुरानी नीति थी, और लेकिन अब नए ज़माने में 5+3+3 4 में के स्किल सीखने के लिए है। यही सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलना है, ठीक है। यहाँ ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के कर रहे होगे तो आपको चीज़ें पता होंगी कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन में आपका ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, वृद्धि और विकास, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। एक शॉर्ट में पहले तो चीज़ें थोड़ा हम आपको बता देते हैं। जैसे वृद्धि होती है क्या, एक टाइम पर रुक जाती है। विकास क्या होता है, जीवन से लेके मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। ये आपकी जो है चीज़ें क्या है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर। तो याद रखिएगा, वृद्धि जो है मतलब आपका जैसे वृद्धि में रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी हाइट मतलब वही 18 साल या 20 साल
साल तक ही बढ़ती, उसके बाद क्या है वृद्धि आपकी रुक जाती है। विकास आपका जो है मतलब आपका जो डेवलप होता है, जैसे कि आप अभी आपने बहुत चीज़ें सीखी होगी, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें आपने कई तरीक़ों से सीखा होगा कि क्या पढ़े, फिर उसके बाद आप जैसे टीचर बन गए तो वहाँ पे आपका अच्छे से विकास हो जाएगा। तो मतलब विकास आपका जीवन से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, कुछ कुछ चीज़ें आप सीखते रहते हो। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पे नीचे जान लेते हैं। देखिए वृद्धि जो है शारीरिक में बदलाव आता है, जैसे लंबाई, वजन। ठीक है, लंबाई एक टाइम पर रुक जाती है, लेकिन वजन आपका जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये आपका वजन घटता एंड बढ़ता रहता है, ये आपका वृद्धि हो जाएगा। विकास क्या है, जीवन भर चलता है, मतलब आपकी जन्म से लेके और मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है, गर्भ से गर्भ तक आपका विकास होता है। इसे मापा जा सकता है, मतलब वृद्धि को आप माप सकते हो, जैसे कि आपका वेट कितना है, ठीक है, तो उसको आप माप सकते हो। लंबाई कितनी है उसको भी आप माप सकते हो। तो वृद्धि को हमेशा क्या है माप सकते हो। और विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक में बदलाव शामिल है, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते हो सीधा सीधा कि बच्चे में कितना विकास हो गया है, लेकिन उसकी क्या है मतलब सोच से आप उसको अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे का विकास कितना हुआ है। जैसे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से एंड सामाजिक तौर से और संवेदनात्मक जो बदलाव आते हैं उसी के थ्रू आप इसका विकास बच्चे का जान सकते हो, लेकिन पूरी तरह से 100% आप नहीं कह सकते हो कि बच्चों का विकास इतना हो गया, क्योंकि इसको कभी भी मापा नहीं जा सकता, ना ही आप इसको देख सकते हो। इसके साथ आप यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 20 साल बाद क्या है वृद्धि आपकी रुक जाती है, वैसे जैसे आपकी हाइट होती है, ठीक है, क्योंकि 18 से 20 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट एक टाइम पे रुक जाती है। तो उसके बाद आपका वजन बढ़ता है, जैसे आपकी क्या हो जाएगा वेट बढ़ेगा, कहीं वेट घटेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपकी होती है। तो ये आपकी वृद्धि एंड विकास। देखिए इतना ही अगर आप जान लेते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन वहाँ पे राइट हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ट्रिक अगर याद रखोगे तो वृद्धि सिर्फ हार्डवेयर का अपडेट करता है और विकास सिर्फ सॉफ्टवेयर का अपडेट है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर मतलब होता है कि वृद्धि मतलब एक टाइम पर रुकती है, सॉफ्टवेयर क्या है चीज़ें इसमें अपडेट होती रहती है, ठीक, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर होते हैं कई तरीके के कंप्यूटर में डाले जाते हैं, ठीक, तो वो क्या अपडेट होके आते हैं, तो आप लोग क्या अपडेट हो रहे हो, सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हो विकास को, और वृद्धि को आप कह सकते हो हार्डवेयर। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखने को मिलता है विकास की दिशा, मतलब विकास की दिशा कैसी होती है। तो पहले तो विकास की दिशा मतलब विकास कहाँ से होता है, तो सर से मतलब आपका सर से पैर तक की विकास होता है, मतलब पूरा आपका विकास होता है, ठीक। इस छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सर से स्टार्ट होता है पैर तक की आपका विकास। पहले आपका जो है मतलब यहाँ माइंड का विकास होता है, ठीक है, फिर आपके हाथ पैरों का विकास होता है, इस तरह से आपका विकास होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे विकास के 2 मुख्य नियम है जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ये भाई आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सी-टेट और यूपी-टेट दोनों के लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क का मौखिक विकास। तो ये मस्तिष्क मौखिक मतलब होता है मस्तक, ठीक है, मस्तक मतलब हो गया सिर। तो विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, पहले सिर को संभालना होता है फिर पैर को, ठीक है, तो ये हो गया मस्तक से याद रख सकते हो कि पहले मस्तक मतलब सिर हो जाएगा फिर आपका पैर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके बाद समीपस्थ दूरमुखी का विकास, ठीक है, जिसमें पर्पसफुल डेवलपमेंट आप कहते हो। तो विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब विकास आपका जो है मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर हाथ उंगलियां होती हैं, क्योंकि देखिए आप जब बच्चा जब खड़ा होता है तो अच्छे से वो खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बार बार गिरता रहता है। तो विकास कैसा होता है केंद्र से बाहर की ओर, याद रखिएगा समीपस्थ दूरमुखी का विकास। तो जब हड्डियां अच्छे से मजबूत हो जाती हैं रीढ़ की, तब क्या है बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, एकदम से बच्चा नहीं खड़ा हो पाता। फिर हाथ पैरों
पैरों का विकास होता है, तो आप कह सकते हो केंद्र से बाहर की ओर। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि मस्तक का मतलब है सिर, ठीक, हेड टू टोन। तो समीप का मतलब है आपकी दूर, ठीक है, जैसे कि समीप और दूर, इस तरह से भी याद रख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सहसावस्था। भाई सहसावस्था से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो सहसावस्था की एज है, ये एज आपकी पूछी जाती है, हर बार एज पूछी जाती है। जन्म से लेके, मतलब अगर कहीं पे लिखा है 0 से लेके 2 वर्ष, तब भी आप कह सकते हो, या लिखा है जन्म से लेके 2 वर्ष, क्योंकि सहसावस्था की एज पूछी गई है कि कितने वर्ष के लिए बच्चा इसमें होता है। तो 0 से 2 वर्ष के लिए, या फिर आप कह सकते हो जन्म से 2 वर्ष के लिए। यह जो सहसावस्था होती है सबसे महत्वपूर्ण काल अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है सबसे तेज विकास सहसा अवस्था में ही होता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख लेंगे, इसमें जो दिया हुआ है, जैसे यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आप देख रहे होंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की बच्चा काफ़ी क्रियाएं करता है, मतलब उसको जानने की कोशिश करता है, ठीक है, पूछता बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सहसावस्था में 90% बच्चे का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है, क्योंकि यहाँ सहसावस्था में मतलब शारीरिक लो, मानसिक लो, दोनों चीज़ें सबसे तेज यहाँ पे विकास होता है। बच्चा अनुकरण, मतलब हमने कहा नकल करके बच्चा यहाँ पे सीखता है। जैसे आप करोगे, ठीक है, जो बड़ा करता है बच्चा टू कॉपी वही करता है, नकल करता है। जैसे आपने जो बोला बच्चा वही बोलेगा सहसावस्था में। और आत्म प्रेम, मतलब भावना का प्रबल होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ सहसावस्था के बारे में थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस नोट्स इसमें क्या दिया गया है। जैसे फर्रायर के अनुसार जो कहा गया है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरुआती में 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरुआती जो अवस्था होती है 4 से लेके 5 वर्ष में वो बन जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे का जो है विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो उस तरह से विकास मतलब शारीरिक लो और मानसिक लो। इसके बाद जो है एक छोटा बच्चा राजा होता है, सिर्फ अपनी ही चिंता होती है उसको, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरे की परवाह नहीं यहाँ पे होती, सिर्फ उसको अपनी ही चिंता रहती है। तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो छोटा सा बच्चा है, तो ये आप मिरर में देख रहा है कि अपने आप को कितना खुश समझ रहा है कि मैं ही राजा हूँ, जो हम कहेंगे वही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो बाल्या अवस्था, मतलब चाइल्डहुड की अवस्था जो होती है 2 से लेके 12 वर्ष, कभी कभी आपकी चाइल्ड की अवस्था होती है 2 से लेके 6 वर्ष तक की, ठीक है, बाल्यावस्था। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और नहीं, ये आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। बाल्यावस्था आपकी होती 6 से लेके 12 वर्ष के लिए होती, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाल्यावस्था जो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आपकी बाल्यावस्था होती 6 से लेके 12 अवस्था। इसमें 2 एज आ जाते हैं, एक होती पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से लेके 6 वर्ष के लिए होती है, और बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेके 12 वर्ष, इसमें एक ही में कर दिया गया है, ठीक है। तो आप चीज़ें थोड़ा आप क्या है क्लियरिटी रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाल्यावस्था में क्या है, यहाँ पे आप रख लीजिए 6 वर्ष। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। जैसे पूर्व बाल्यावस्था मैंने आपको कहा है 2 से लेकर 6 वर्ष के लिए होती है, जिसमें बच्चा क्या है खिलौनों की आयु होती है। यहाँ पे बच्चा क्या टॉय से बहुत ज़्यादा खेलता है। जो छोटा बच्चा होगा उसको खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कहीं भी अगर जाओगे तो वो खिलौना लेके ही आता है, मतलब उसको चीज़ें टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो इसको क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को टॉय की एज कहते हैं। बच्चा जिज्ञासु होता है, भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील समय होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है जिज्ञासु, मतलब उसको जो नई चीज़ें देखती है तुरंत ही उसमें जिद करता है, उस चीज़ को खरीद लेता है, फिर चीज़ों को लेके आता है, उस चीज़ को अच्छे से मतलब पूरा खोल मूंद के बराबर कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूर्व बाल्यावस्था। ये आज एज आपकी याद रखिएगा 2 से लेके 6 वर्ष के लिए होती। इस एज को क्या कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं या खिलौनों की आयु भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, जैसे कि इसमें दोनों हमने कहा था अवस्था एक ही में मैंने शामिल कर दिया है, तो उत्तर बाल्यावस्था आपकी होती है
6 से लेके 12 वर्ष। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ये गैंग एज की होती है, मतलब यहाँ पे बच्चों की जो दोस्त होते हैं टोलियों में होते हैं, एक दो दोस्त नहीं होते, पूरे मोहल्ले के दोस्त यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से लेके 12 वर्ष के लिए एज होती है, जो इसे गैंग एज भी कहते हैं। तो ये टोली की आयु कहा जाता है। बच्चा दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है और इसे स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने लगता है और एक साथ ही बैठते हैं, मतलब दोस्तों की पूरी यहाँ पे भंडार होती है। मोहल्ले की ले लो या फिर स्कूल के ले लो, सब एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिक देखेंगे, जैसे ट्रिक आपके यहाँ पे दिया हुआ है तो देख सकते हो, बच्चा घर छोड़कर गैंग दोस्तों और स्कूल की तरफ भागता है, क्योंकि घर पे यहाँ पे बच्चा नहीं टिकता है। जब आपके 6 से लेके 12 वर्ष का बच्चा होता है तो घर में उसको बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन दोस्तों के साथ काफ़ी मज़े करता है। जितने मोहल्ले के हैं या फिर आपके जैसे स्कूल के हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा खुल के मस्ती करते हैं। तो ये हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद आपकी जो है यहाँ पे आ जाएंगे किशोरा अवस्था। किशोरावस्था जो आपकी हो जाएगी आपकी 12 से लेके 18 वर्ष के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे किशोरावस्था सबसे जीवन का कठिन काल होता है। ठीक, ये आपकी जो अवस्था होती है सबसे कठिन काल अवस्था होती है। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे, और वीडियो को आप लोग पहले शेयर जरूर कर देना। देखिए, यह जीवन का सबसे कठिन काल है और इसे स्वर्ण काल भी कहा गया, मतलब गोल्डन एज कहा गया है, जो 12 से लेकर 18 वर्ष का होता है। यहीं पे बच्चा जो जिसको बिगड़ना होता है बिगड़ जाता है, जिसको बच्चों सुधरना होता है उस मोड़ पे रहता है, क्योंकि ये एज जो होती है आपकी है गोल्डन एज होती है। इसे वीर पूजा भी कहा जाता है, वीर की भावना होती है। किसी को अपना आइडियल मान लेना है, मतलब किसी को अपना आइडियल ये लोग मान लेते हैं और सबकी क्या है ये परवाह बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे पहचान का संकट क्या है, मैं कौन हूँ और की खोज है, मतलब मैं कौन हूँ इसकी खोज वो करने लगते हैं कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये आपकी होती है गोल्डन एज, जो आपकी किशोरा अवस्था के अंतर्गत आती है। स्टेनी हॉल ने कहा है, ये कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है कि स्टेनी हॉल ने क्या कहा है, तो किशोरावस्था को जो कहा है तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये किसने कहा है? स्टेनी हॉल ने कहा है। इनका स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेनी हॉल ने क्या कहा है, तो तूफान की एज कहा है या तनाव, संघर्ष, तूफान। ठीक है, ये किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपकी ये चीज़ें कुछ नॉर्मल चीज़ें मैंने बताई है, वहाँ से क्वेश्चन आपके 5-6 नंबर कवर होते जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। अब हम करते हैं जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स कवर होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे, कभी कभी जीन पियाजे ये पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक से रिलेटेड है। ठीक, याद रखिएगा, पियाजे की थ्योरी किससे है? संज्ञानात्मक। इनकी एज पूछी जाती है, एज कितनी है, तो मतलब जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो याद रखिएगा जीन पियाजे की अवस्था कितनी है? 4 अवस्था हैं। अब चारों अवस्था में जान लेते हैं। तो 4 अवस्था आपकी पहली अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक अवस्था। ये अवस्था आपकी होती है 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। इसमें आपकी जैसे इंद्रियों के माध्यम से सीखता, आँख, कान, स्पर्श से सीखता है, ये आपकी संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है। इसमें जो बच्चों की मतलब लॉजिक थिंकिंग नहीं होती। ठीक, बच्चे मतलब लॉजिक नहीं लगाते, यहाँ पे रटते हैं बच्चे, क्या है? रटते हैं, मतलब उनको रटना पसंद, जैसे लिखा है वैसे ही रट लेते हैं। ये आपकी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा लॉजिक लगाता है, रटता नहीं है, यहाँ पे समझता है कि ये हुआ कैसे। ठीक है, ये हुआ कैसे, इसको कैसे लाया गया है। तो ये अवस्था आपकी होती है 7 से लेके 11 वर्ष तक की होती है। इसे आप कह सकते हो तर्क करना, मतलब लॉजिक लगाना। ठीक है, जब सामने वाले मूड से रखी हुई चीज़ों पे वो करता है कि ये आई कैसे कैसे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके दिमाग में रहते हैं।
इसके बाद आपकी हो जाएगी लास्ट अवस्था अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 से लेके 15 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो कल्पना करना और अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन करना, बहुत ज़्यादा कल्पना करता है कि मुझे ये करना है, ये मैं कर लूँगा, मतलब और बड़े होके ये बनना है, बहुत कल्पना करता है और वैज्ञानिक चिंतन रहती है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इम्पॉर्टेंट आपके जो नोट्स है, प्याजे की ये 4 अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में चलती हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। देखिए कभी भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्याजे की अवस्थाएं हैं क्या कभी बदली जा सकती हैं? नहीं, जो 4 क्रम हैं आपको सीरियस वाइज से याद रखने हैं, इसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। प्याजे ने कहा है पहले संवेदीगामक अवस्था आती, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आती है, फिर अमूर्त आती, फिर अमूर्त। ठीक है, तो ये अवस्थाएँ मतलब सीरियल वाइज से चलती हैं, इन प्याजे का कहना है। अब हम बात कर लेते हैं अभी वृद्धि और अधिगम विकार। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वृद्धि और अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग जो आपकी होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो यहाँ पे देख लेंगे बुद्धि है। ठीक है, ओके। देखिए बुद्धि केवल रटने का नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि केवल रटने का नाम नहीं है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। क्योंकि आपके पास माइंड है, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पुटअप होते हैं माइंड में, इसे कैसे सुलझाया जाए। तो एक जो बुद्धि आपकी है रटने के नाम पे नहीं है, ये समस्या और सुलझाने की है। मतलब आप जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप थिंकिंग करते हो कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, तो ये आपकी हो गई। यहाँ पे देख सकते हो यह वातावरण के साथ जो है समायोजन करने की शक्ति रखता है। मतलब जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा उसी तरह से सीखता है। जैसे एक आपका इन्वायरमेंट घर में बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक, बच्चे क्या है उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे होते हैं, तो घर में मतलब पूरा एक सिस्टम रहता है। आपको अगर वातावरण उसी तरह से जैसे वातावरण ख़राब मिल जाता है कि कहीं पे चोरी डकैती वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चा उसी तरह से सीख लेता है। तो ये वातावरण का बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो ये आपकी जो हो जाएगी उसी तरह से बच्चा सीखता, समायोजन हो जाता है। इतिहास में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो किसने दिया था, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में इसे बनाया था। अभी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। इससे एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आता है या कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आपको नीचे देखने को भी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि अल्फ्रेड बीने ने जो बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण दिया था कि कब दिया था? 1905। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर ये पूछ लिया जाता किसने दिया, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको पेपर में सीटेट और यूपीटेट में देखने को मिलेंगे। जैसे बुद्धि लब्धि का आईक्यू का फॉर्मूला, कई बार आईक्यू का फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर इससे न्यूमेरिकल भी आता। मैंने पहले ही कहा है कि आईक्यू का फॉर्मूला हर बार पूछा ही जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हो या फिर इसका न्यूमेरिकल रख देते हैं कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसको कहे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है 1916 में टर्मन ने दिया था। टर्मन ने क्या दिया है, तो याद रखिएगा। देखिए टर्मन ने IQ बराबर दिया है, मतलब MA/CA × 100। इस तरह से भी याद कर सकते हो। MA मतलब होता है मेंटल एज और CA मतलब होता है लॉजिकल थिंग, वास्तविक आयु याद रख सकते हो, ऊपर मानसिक आयु × 100। ठीक है, तो IQ का फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये चीज़ें इसमें दिया है, तो इसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, IQ पूछ लिया जाएगा तो आप इसमें निकाल के कर सकते हो। इसके बाद जैसे IQ का जो है आपका वर्गीकरण किया गया है टेबल के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे की IQ, जैसे बच्चा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है IQ से रिलेटेड, जैसे 140 के ऊपर है तो इस बच्चे को क्या बोला जाता है, 90 से 109 तक की बच्चा है तो उसके बीच में क्या बोला जाता है, 70 से कम है तो उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका रेडी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
140 के ऊपर अगर बच्चा है, उसकी IQ है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चा होता है। यहाँ पे समाज में बहुत ही कम ही ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, मतलब उनको क्या है, थोड़ा चीज़ें आप गाइडेंस दोगे वो अपने आप से काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं। तो जिसकी IQ क्या है 140 प्लस है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 90 से 109 तक की है तो सामान्य बुद्धि। यहाँ पे सामान्य बुद्धि वाले बच्चे आपको जो है समाज में काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे, ठीक। सामान्य बुद्धि ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक, क्योंकि प्रतिभाशाली तो बहुत ही कम ही मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चे के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो कुछ अच्छा करते हैं। और सामान्य बच्चे आपको यहाँ पे बच्चा क्या है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है जो सामान्य बच्चा रहता है, ये आपको ज़्यादातर समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर IQ जो है यहीं तक की बच्चों की होती है, 90 से लेके 109 तक की सामान्य बुद्धि एवरेज इसे माना जाता है। और कम बच्चे जैसे आपके सबसे कम लो में जो आते हैं, ये आपके 70 से कम बुद्धि, इसे जो कहा जाता है मंद बुद्धि, ठीक है। इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो आपकी विशेष शिक्षा दी जाती है दिव्यांग छात्रों को, ठीक है, इस तरह से शिक्षा दी जाती है, उनके लिए विशेष शिक्षा भी बनाई गई है। तो ये 70 से जो अगर कम है तो उसे कहा जाता है मंदी बुद्धि। तो यहाँ पे आप देखेंगे महत्वपूर्ण नोट्स जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे 90 से 109 ये सामान्य बुद्धि वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप रट लीजिएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए यूपी टेट का पेपर है तो आप ये चीज़ें पढ़ के जाइएगा, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने कहा 15 नंबर आपके कवर होंगे, NAP 2020 और RTI और आपकी NCR चीज़ें तीनों कवर मैंने की है। यहाँ पे आपको काफ़ी टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने कहा 10 नंबर आपके कवर होने वाले हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं क्योंकि मैंने भी इसी तरह से पढ़ा था, तो हमने कहा कि मेरा टेट में 120 प्लस मार्क्स है, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, और सीटेट तो मेरा कई बार मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलती है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है, ये स्पेयरमैन के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहले तो बुद्धि कारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पेयरमैन ने दिया है। याद रखिएगा, इन वैज्ञानिक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। बुद्धि कारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पेयरमैन ने दिया है। अब इनकी जो फैक्टर है, मतलब जनरल फैक्टर और आपकी एस फैक्टर, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत अंतर देख लेंगे कि जनरल जी फैक्टर क्या होता है, एस फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आप डिटेल में देखोगे, जैसे आपके जो जी फैक्टर है ये एक जन्मजात होता है, जैसे कॉमन सेंस होता है, इसमें बच्चा कॉमन सेंस लगाता रहता है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरह से। और एक्स फैक्टर होता है जो अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, मतलब यहाँ पे बच्चा अर्जित करता है और चीज़ों को सीखता है, ये आपकी रहती है एक्स फैक्टर। यह हर व्यक्ति में होता है। जो जी फैक्टर जनरल होता है यह हर व्यक्ति में होता है। और एक्स फैक्टर जो होता है, कोई गाता अच्छा है, कोई मैथ में तेज है, मतलब सबकी स्किल अलग अलग होती है। जिसमें रुचि, क्या आप कह सकते हो, रुचि इसे कह सकते हो, ठीक। कोई बच्चा डांस में अच्छा होता है तो वो डांस सीखता है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा तो वो मैथ सीखता है, या फिर कोई सिंगिंग में अच्छा होता है तो वो सीखता है, या फिर कोई बच्चा प्लेयर बहुत अच्छा होता है, मतलब गेमिंग में अच्छा होता है तो वो गेम में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने आप को सीखता रहता है। तो सबसे अच्छा जो फैक्टर आपका होता है यही वाला होता है एस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही सीखता है। और ये आपके जी फैक्टर है, ये तो मतलब हर बच्चों में कॉमन सेंस आपका लगता है, मतलब ये इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद आपको जो है सुपर ट्रिक्स अगर आप देखते हो तो जी का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, ठीक। ये आपके बच्चों के अंदर पहले से ही होता है, जन्मजात से ही, क्योंकि कॉमन सेंस पहले से इनके अंदर रख दिया जाता है इतना ज़्यादा कि उनको आगे चल के कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब होता है स्किल, हम दुनिया में सीखते हैं, मतलब स्किल हमें लगता है सबसे अच्छा तो यही रहता है जो हम दुनिया में सीखते हैं, स्किल डेवलप करना। क्योंकि आप जीवन से लेके हमने जब आपको भी पढ़ाया ऊपर
है जीवन से लेकर मृत्यु तक आप चीज़ें सीखते रहते हो, स्किल आप डेवलप करते हो, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आप बेहतर कर ले जाते हो। तो वह तो गॉड गिफ्टेड है कि जी मतलब वो तो बहुत ही कम बच्चों में पाया जाता है जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं कि वो जन्मजात से ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो इसका मतलब है स्किल डेवलप करना, वो तो दुनिया के बराबर, मतलब जो दुनिया में रहता है वो चीज़ें वो सीखते हैं, उसमें भी वो अच्छा कर लेते हैं। तो इसकी आप सुपर ट्रिक देख सकते हो। इसके बाद आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत, यहाँ पे भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है हॉर्न गार्डन की थ्योरी, ये आपकी मतलब इनके थ्योरी जो बताई गई है कब एनसीईआरटी के थ्रू आप पढ़ोगे तो 8 आपकी बुद्धि है, वैसे कई किताबों में आप पढ़ोगे तो 9 बुद्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप मारिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ही आपकी राइट होती है। तो आप 8 बुद्धि मारिएगा। अगर आती है गार्डन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि इनके ही थ्रू आपको करना है और किसी के थ्रू नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब 9 प्रकार की हो गई है। एक बुद्धि और जोड़ दी गई है जो एनसीईआरटी में अभी तक नहीं से डेवलप किया गया है। तो अगर आती है पेपर में तो 8 बुद्धि मारिएगा। तो इन 9 बुद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहली बुद्धि हो जाएगी भाषाई, ठीक है। भाषा से रिलेटेड है, जैसे भाषा का अच्छा ज्ञान हो, जैसे वकील बनता है, कवि बनता है, लेखक बनता है, जिसके अंदर भाषा की बहुत ज़्यादा स्किल अच्छी होती है, मतलब भाषा का ज्ञान होता है, वो ज़्यादातर वकील बन जाता है, लेखक बन जाता है, कवि बनता है। ये पहली बुद्धि हो जाएगी भाषाई बुद्धि। तार्किक बुद्धि आप समझ में आ रहे होंगे, तार्किक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, ठीक है। ये आपकी मतलब उससे लग रहा है कि तार्किक, लॉजिकल से थिंकिंग है। तो इसमें जो बच्चा बनता है लॉजिक से, मैथ में तेज होता है, तो वैज्ञानिक बनता है या मैथ टीचर भी बन जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये आपके पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि का बहुयामी भी कहा जाता है। जैसे बुद्धि के प्रकार कला और शारीरिक, यहाँ पे स्थानिक बुद्धि है, तो तीसरी बुद्धि आपकी हो जाएगी स्थानीय बुद्धि। तीसरी बुद्धि आपकी जो स्थानीय बुद्धि हो जाएगी, जो दिमाग में चित्र या नक्शा बना ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे देखते हैं फोटो वगैरह कि तुरंत वो दिमाग में कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मूर्तिकारक बन जाते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, आर्ट का टेकर बन जाते हैं, तो ये आपके स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। कई बार पूछ लिया जाता है स्थानिक बुद्धि, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया मूर्तिकारक किसके अंतर्गत आता है, तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। एंड शारीरिक गति जो होती है, यहाँ पे आप देखेंगे शारीरिक गति के अंतर क्या आता है, जिसका अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे डांस बनते हैं बच्चा, वहाँ पे शारीरिक डांस बन जाते हैं, या खिलाड़ी बन जाते हैं, या जिमास्टर बन जाते हैं, यहाँ पे शारीरिक गति होती है। संज्ञानात्मक से याद आ रहा होगा, म्यूजिकल से, तो यहाँ पे संगीतकारक से मतलब कि सिंगर या संगीतकार बन जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे स्थानिक बुद्धि जो है वो लोग आते हैं जो खाली जगह देखकर कल्पना कर लेते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, ठीक है। इस तरह से भी याद रखते हो कि स्थानिक से आप सभी को पता है कि स्थानिक से क्या रिलेटेड है। जैसे मूर्तिकारक आपकी बनेगी, चित्रकारक बनेगा, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह क्या यहाँ पे वो कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो अंतरह व्यक्ति और अंतर व्यक्ति और अंतरह व्यक्ति। तो यहाँ पे दूसरों को और खुद को, ठीक है, करना आता है। जैसे दूसरों को समझने वाला होना चाहिए, अंतर व्यक्ति में कई बार पूछा जाता है, जैसे नेता, दुकानदार, टीचर बनता है। और अंतरह व्यक्ति जो है खुद को समझने वाला होना चाहिए, तो साधु, संत, दार्शनिक ये बनते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है, तो प्रकृतिवादी बुद्धि जो है ये आपकी प्रकृति से रिलेटेड रहते हैं, जैसे किसान, वनस्पति विज्ञान बनते हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाला होना चाहिए। ट्रिक याद रखिएगा आप, जैसे कि इसका इंटर का मतलब होता है बाहर दूसरों से, इंट्रा का मतलब होता है अंदर खुद से, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं अधिगम विकार, ठीक है। अधिगम विकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्निंग से। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा इसमें, जैसे कि डिस्कैकुलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक, इन तरह से क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड रहता है, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आप देख लेंगे थोड़ा। जैसे अधिगम का विकार जो है लर्निंग एंड डिसेबिलिटी क्या है,
तो अधिगम विकार का अर्थ है सीखने या पढ़ने लिखने गणित में आने वाली कठिनाई होती है। यह एक मानसिक मंदता नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजी समस्या है। ठीक है, कैसी कैसी समस्या है? न्यूरोलॉजी समस्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परीक्षा में ये टॉपिक हमेशा ही पूछा जाता है। 1 नंबर का हमने कहा, 1 का भी या 2 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। एंड देख लेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। ये पूछा जाता है। डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने से रिलेटेड और ग्राफ मतलब बनता है किससे? भाई पेन से बनाओगे तो लिखने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे थोड़ा इसके बारे में। डिस्लेक्सिया एंड और डिस्ग्राफिया। जैसे डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने में दिक्कत। बच्चा क्या है, पढ़ने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे लक्षण डी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये बी है या डी है। ठीक, जैसे आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखा होगा। इसमें एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो उसको क्या है पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन उस तरह से एक उसको टीचर मिल जाता है जो उस चीज़ों को बच्चों को समझ लेता है। इसको दूर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि दूर नहीं किया जा सकता है, तो इसको दूर भी किया जा सकता है। तो बच्चों के कमजोरी को आपको समझना। जैसे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम होता है कि ये यहाँ पे जैसे आप छोटे पे भी भ्रम कर रहे होगे कि बी है या डी है। ठीक है, इस तरह से भ्रमिक वर्ड उनके सामने आते हैं। तो बच्चा वहाँ पे जब तारे ज़मीन पे छोटा बच्चा था, उसको क्या नाम था कमेंट में बताइएगा, जो छोटा बच्चा था। ठीक, आमिर खान उसमें था एक्टर, तो वो इसका टीचर था। वो चीज़ें क्योंकि उसके साथ भी पहले ऐसे बीत चुका था, क्योंकि वो भी उस प्रॉब्लम से झेल चुका था। तो उस बच्चे को उसने समझ लिया उसको क्या प्रॉब्लम, तो उसको क्या है एक खेल के थ्रू या उसके थ्रू, और उसका माइंड बहुत ही अच्छा था, तो उस तरह से बच्चों को इसमें सुधारा गया। इस चीज़ को आप दूर भी कर सकते हो जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि भ्रमिक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे सा वाज में पढ़ता है तो इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो जैसे कि ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ग्राफिया होता है लिखने में दिक्कत। बच्चे के लिखने में दिक्कत हो जाती है या बच्चा अक्षरों में सही आकार नहीं लिख पाता है। जैसे उसमें ही आप देख रहे हो गोचपच कर देता था। ठीक है, जैसे तारे ज़मीन वाली मूवी आप अगर देखे नहीं है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ट्रिक शब्द में जो है ग्राफ के पेपर में बनाते लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें क्या है देख सकते हो कि डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने में दिक्कत बच्चों को होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछ भी लिया गया है। जैसे ध्यान है कि डिस्ग्राफिया जो तारे ज़मीन पर फिल्म में कोई ईशान, हाँ इसका जो ईशान को था यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला विकार है। ठीक है, जो आपकी तारे ज़मीन पे जो छोटा बच्चा था उसका नाम क्या था? ईशान था। उसको भी यही दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, पढ़ने में दिक्कत और उसको लिखने में दिक्कत, अक्षरों में भ्रमिक बहुत था उसको। ठीक है, तो अगर मूवी देखोगे बहुत ही अच्छी मूवी है वो। और कौन कौन ये मूवी देखा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तारे ज़मीन में मूवी किसने किसने देखा है। और अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी पेपर के बाद देखिएगा, अभी मत देखिएगा। ठीक है, अब जो है डिस्कैकुलिया और डिस्फेसिया ये क्या है? तो डिस्कैकुलिया का मतलब होता है कि गणित से रिलेटेड होता है। डिस्फेसिया भी होता है जो भाषा से रिलेटेड होता है, मतलब बोलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे डिस्कैकुलिया जो होती गणित में दिक्कत, जैसे अंकों की गणना को समझने की भारी परेशानी बच्चों में आती है, मतलब कैलकुलेटर मैथमेटिक्स में आपको उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ये हो गया डिस्कैकुलिया से याद रख सकते हो कैसे, कैलकुलेटर से क्या होता है? गणित होता है। अब डिस्फेसिया का मतलब होता है बोलने या भाषा में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे लक्षण हो जाएगा अपने विचारों को दूसरों को सामने व्यक्त नहीं कर पाना, मतलब अपने विचारों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से, मतलब उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, बोल नहीं पाते हैं कि कैसे अपने विचारों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये होता है डिस्फेसिया। ट्रिक मतलब बोलते समय फंस जाना, मतलब क्या है जब बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हैं, अपने विचार क्या है प्रकट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है बच्चों में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विकार में अंग्रेजी के नाम ही उसकी ट्रिक छुपी हुई है, यह बस कीवर्ड है जो फोकस करे। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो इस तरह से। अब इम्पॉर्टेंट ये भी आपका है, जैसे
ADHD क्या है? ADHD जो है इसमें बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्शन में रहता है। मतलब यहाँ पे बच्चा जो आपके एक क्लास में रहता है कि एक्शन मतलब हर मूड में एक्शन, जहाँ उसके सारे क्वेश्चन मतलब हर तरफ वो भटकता रहता है, एक फोकस नहीं, कहीं गेमिंग में, कहीं सिंगिंग में, कहीं रनिंग में, मतलब उसके क्वेश्चन दिमाग में बहुत ज़्यादा टहलते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह बच्चा जो है टिक कर नहीं बैठ सकता है, उससे क्या है भटकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब भटकने की आदत बहुत है। इसका ध्यान जो है अट्रैक्शन बहुत जल्दी भटक जाता है, ठीक है, एक चीज़ में ध्यान नहीं लगता। जैसे बच्चा क्या है गेमिंग कर रहा है तो उसमें बोर हो जाएगा, फिर सिंगिंग सुनेगा, सिंगिंग के बाद फिर वो कहेगा नहीं बोर हो गए, फिर खेलने में चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चा इसमें रहता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन बच्चों में। जैसे वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा हाइपर होता है और बिना सोचे समझे काम करते हैं, ठीक, कुछ सोचते नहीं है सही है या गलत है, उनको क्या है बस काम करना है, जो गलत हो या सही हो। इनको टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो क्लास में इनको बहुत ज़्यादा टॉक्स दिया जाता है, जो ऐसे इस तरह से शैतान बच्चे होते हैं कि समझते ही नहीं है करना क्या है, हर चीज़ में भटक रहा है, ठीक। तो इस तरह से तो याद रख सकते हो, ऐसे बच्चों के लिए क्लासरूम में छोटे छोटे टॉक्स देना और उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए खेल खिलाना सबसे अच्छा उपाय होता है। तो इसके बाद आपके सामने और एक बात आ जाती है अधिगम लर्निंग वक्र। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो लर्निंग वक्र होता है, मतलब कर्व होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। नत्तोदर वर्ग होता है, ठीक है, उन्नोत्तर वर्ग होता है, पठार वर्ग, तीनों वर्ग पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला पॉइंट हो जाएगा उन्नतोदर वर्ग क्या होता है। शुरुआती मतलब शुरुआती में सीखना तेज होता है, बाद में क्या है ये धीमा हो जाता है, थकान के कारण क्या है ये धीमा पड़ जाता है। शुरुआत में तो बहुत तेज ऐसे से जाएंगे, ठीक है, क्या है शुरुआत में क्या हो जाएगा बहुत तेज़ी से सीखते हैं, फिर एक टाइम पे ये धीमा ऐसे 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 धीमा हो जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा वर्क नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नत्तोदर वर्क होता है, जो शुरुआती में धीमा होता, बाद में अभ्यास करने से तेज। सबसे जो माना गया है आपका सबसे अच्छा इसको माना गया है, क्योंकि आप शुरुआती में चीज़ें सीख रहे हो। जैसे कि आप अभी यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो यूपी टेट का पेपर देने के समय आपने पहले सिलेबस देखा होगा कि इसका सिलेबस क्या है, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस अकॉर्डिंग आपने क्या है टॉपिक देखा होगा कि टॉपिक कौन कौन से अच्छे हैं, तो उसके बाद आपने थ्योरी ट्रिक देखी होगी, तो चीज़ें आप सीख रहे होगे। जब आप पूरा अभ्यास कर लेते हो, जैसे कि अभी आपका पूरा अभ्यास हो चुका होगा, तब आप रिवीजन कर रहे हो तो काफ़ी तेज़ से रिवीजन कर रहे हो, तो आपकी चीज़ें रुकती नहीं हैं, क्योंकि शुरुआती में तो धीमा होता, चीज़ों को सीखने में टाइम तो लगता है, जब सीख जाते हो तो अभ्यास के अंतर्गत आ जाता है। सबसे अच्छा आपका यही माना जाता है जो नत्तोदर वर्क होता है। पठार क्या होता है, पठार आप याद रख लीजिए कि जब सीखना रुक जाता है, ग्राफ में सीधी लाइन हो, जैसे जब सीखना मतलब शून्य है, वहाँ पे कुछ सीख ही नहीं रहे हो, तो ये ग्राफ की लाइन सीधी रहती है। पठार के कारण थकान, रुचि ना होना, प्रेरणा की कमी, मतलब वहाँ पे बोरिंग आपको लगता है, ठीक, रुचि नहीं है, जिसमें आप बच्चे जैसे आपको मैथ नहीं आती और टीचर आपको मैथ सिखा रहा है, वहाँ पे आपका जो माइंड कंसेप्ट रहता है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, मतलब क्या सिखा रहे हैं क्या मतलब नहीं, आपको कुछ मतलब ही नहीं, तो वहाँ पे आपका शून्य होता है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं उसमें है, ठीक है। तो ये आपका पठार ये सबसे बेकार होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने की कोई भी क्षमता नहीं रहती, सीधा लाइन रहती है। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपका जो रहता अच्छा है नत्तोदर ही वर्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती में धीमा रहता है और अभ्यास करने में आपका तेज हो जाता है। ये भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि शुरुआती में इंटरेस्ट तो आपका बहुत ज़्यादा होता है कि तेज़ी से सीखना, बाद में आप चीज़ों क्या है उसको बोरिंग तरीके से लेने लगते हो तो धीमा पड़ जाता है, और सबसे अच्छा आपका ये है। तो यहाँ पर आप ट्रिक देखेंगे, तो ट्रिक में मतलब ग्राफ मतलब आपके जो प्रश्न आते हैं, जो पठार का अर्थ होता है अधिगम शून्य की वृद्धि, जीरो मतलब आपकी होती है अस्थायी स्थिति होती है। ये कई बार पूछा गया है, जिसमें जीरो की स्थिति होती है कौन सा पठार होता है, तो ये आपका पठार होता है, ठीक है, याद रखिएगा अधिगम का पठार तीसरा वर्ड होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये आ गया है, ये भी ऐसे में कवर हम कर लेते हैं,
जो प्याजे हैं, ठीक, वाइगॉस्की हैं एंड कोहलर। प्याजे आप किससे जुड़े हैं? संज्ञानात्मक से जुड़े हैं। वाइगॉस्की किससे जुड़े हैं? समाज से जुड़े हैं। कोहलर किससे जुड़े हैं? नैतिक से। ठीक है, ये आप तीनों ट्रिक याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्याजे किससे जुड़े हुए हैं, तो प्याजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक। ठीक, बच्चा जो कैसे सीखता है? संज्ञानात्मक सीखता है। वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? समाज से सीखता है। कोहलर जो कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? नैतिक से सीखता है, मतलब लॉजिकल से सीखता है। तो तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, प्याजे जो है संज्ञानात्मक का विकास है, लियोगॉस्की जो है सामाजिक एवं संस्कृत का विकास है, लॉरेंस कोहलर जो है नैतिक का विकास है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पहले आप प्याजे की थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पहले शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब आपकी कल या 2 क्लास और आएगी तो CDP आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इतने कम टाइम में मैंने क्या आपको शॉर्ट नोट्स दिया है, जो आपके है 30 में से 28 या 29 नंबर ला सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतना ही कर लिया, इससे बाहर आपका CDP नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो आपको नोट्स दिया है बहुत बेहतरीन नोट्स दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जीन प्याजे। जीन प्याजे किससे जुड़े हैं? संज्ञानात्मक विकास। कई बार मैंने इसको बताया है कि आपको चीज़ें रटनी है, समझनी है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पूछ लिया जाता है, जो जीन प्याजे हैं मनोवैज्ञानिक, मतलब कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे ने जो कहा है, मुख्य विचार का है, बच्चों को क्या कहा है? ये एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक, जीन प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक है, वे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये आपने देखा, सुना होगा या पढ़ा होगा पहले ही। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, नन्हे वैज्ञानिक नाम किसने दिया है? तो जीन प्याजे ने दिया है। यहाँ पे देखेंगे विचार पहले भाषा बाद में। जीन प्याजे कहते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। प्याजे का मानना है कि बच्चे में पहले विचार आता है, फिर इसमें भाषा मतलब लैंग्वेज आती है। ये जीन प्याजे का कहना है। विकास अधिगम क्या है? उम्र जो एज है, मुख्य जैसे जैसे बच्चे में उम्र बढ़ेगी वैसे वह सीखता जाएगा, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चा वैसे वैसे ही सीखता जाएगा, ये प्याजे का मानना है। इम्पॉर्टेंट क्या है? प्याजे में एज जैविक परिपक्वता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक, तो मतलब एज को दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे बच्चा सीखता रहेगा। इम्पॉर्टेंट प्याजे में क्या है? पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये की पॉइंट याद रखिएगा, प्याजे किस पे मतलब दिया है? तो संज्ञानात्मक उन्होंने विकास दिया है। प्याजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है? तो जीन प्याजे ने बोला है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, 3 चीज़ें। अब प्याजे की अवस्थाएं जो हैं कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्याजे की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। यहाँ पे अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जो ट्रिक से याद रख सकते हो। SPCF। ठीक है, SPCF मतलब होता है संवेदी गामक अवस्था, जो सेंसरी मोटर अवस्था आती है 0 से लेकर 2 वर्ष के लिए। इसमें जो बच्चा होता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ से सीखता है। इसे भी वस्तु स्थायित्व अवस्था भी कहते हैं। कई बार बच्चों को कहा जाता है, मतलब अवस्थ स्थायित्व एज कौन सी होती है? तो 0 से 2 वर्ष के लिए ही होती है। इससे खिलौने या वैसे खिलौना छिपने या बच्चा जानता है कि वह मौजूद कहाँ है। जैसे बच्चा यहाँ पे खिलौने को छुपाता है, चाबी को छुपा देता है पापा की, तो उसको परेशान करना, तो वो चीज़ें जब उससे मांगी जाती है तो तुरंत वो ढूंढ के देता है, मतलब वो लगता है कि एक क्या साइंटिस्ट है, उसको चीज़ें पता रहती है कहाँ चीज़ें छिपी हुई हैं। इसे कहा जाता है वस्तु स्थायित्व की एज कहा जाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष के लिए होती है। इसमें जो बच्चे में आती हैं, जिससे जीवाद आता है, एनिमल्स एंड अहम केंद्रित आता है, ईगो सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखेंगे जीवाद का मतलब होता है निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता। जैसे उसको चोट लग जाती है या गिर गया फर्श पे, ठीक है, तो बच्चा काफ़ी तेज़ से रोने लगता है। जब वो फर्श पे फिसलता है या फिर चेयर से लड़ के गिर गया है, तो उसको लगता है चेयर ने मुझे मारा या फर्श ने मुझे गिरा दिया। ठीक, मतलब गिरा दिया, तो बच्चा रोने लगता है। जब उसकी माँ आती है तो वो क्या है, धरती को, फर्श को मतलब पिटाती है कि मेरे बच्चों को गिरा दिया, तो बच्चा खुश हो जाता उस समय है। उसको ये नहीं पता होता वो निर्जीव है कि सजीव, कि उसको भी मार पड़ी है, उसकी वजह से हम गिर गए हैं। तो इसमें बच्चों में अंतर नहीं होता है निर्जीव और सजीव में। ठीक है, तो याद रखिएगा।
क्योंकि इसमें जीवात का बिल्कुल भी बच्चों को नहीं रहती, जिससे बच्चों को चोट लग जाती है। तो जैसे चेयर से लड़के गिर गया तो भाई वो चेयर को ही गलती देता है कि इसने मुझे गिराया है, तो उसकी माँ चेयर को ही मारती है कि मेरे बच्चों को गिरा दिया। तो बच्चा उस टाइम देखेगा कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कम से जो मम्मी ने उस चेयर को मारा, ठीक है। मतलब निर्जीव और सजीव में कोई भी अंतर नहीं होता। अहम केंद्रित क्या होता है? तो अहम केंद्रित जो ईगो सिस्टम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पढ़ लो। देखो, अहम केंद्रित जो होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है। जो मतलब बच्चे को अच्छा लग रहा है उसको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबको अच्छा लगता है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। अहम केंद्रित मतलब होता है जो बच्चा कर रहा है उसको लगता है वही करें, ठीक है। ये आपके हो जाएगी अहम केंद्रित। इंपॉर्टेंट है जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बच्चे के तर्क लॉजिक्स की कमी होती है इसमें। अब जो अवस्था आती है नेक्स्ट अवस्था आपकी प्याजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, अब यहाँ पे थर्ड अवस्था आपकी हो जाएगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो जैसे रहता है तर्क मतलब लॉजिक, इसमें लॉजिक लगाता है। तर्क की शुरुआत मतलब इसमें शुरुआत होती केवल सामने रखी हुई मूर्त चीज़ों के लिए ही होती, मतलब जो सामने रखी हुई उसी में तर्क लगाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, कई बार पूछा गया है। ये कुछ चौड़ा गिलास है, ये कुछ लंबा गिलास है, ठीक है। लंबे गिलास में आप देख रहे हैं क्वांटिटी क्या है इसकी ज़्यादा है, मतलब चौड़े गिलास में कम है। तो बच्चे को लगता है कि जो लंबा गिलास है इसमें ज़्यादा उसको दिया गया है पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ भी मिल्क मान सकते हो, तो वो ज़्यादा वाला उठाता है। इसको ये समझ में नहीं आता है कि चौड़े में और ये लंबे में दोनों ही बराबर सेम है, लेकिन उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा है तो बच्चा ज़्यादा वाला उठाता है। इसमें बच्चों के लॉजिकल शुरुआती में चीज़ें समझ नहीं पाता है कि इसमें चीज़ें क्या है, ठीक है। ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। संरक्षण क्या होता है? तो संरक्षण याद रखिएगा, संरक्षण का गुण आ जाता है जब गिलास का आकार बदलने की पानी कम और ज़्यादा नहीं होता है। जो देखिए संरक्षण में ये होता है जब गिलास का आकार भले ही चेंज हो जाए लेकिन उसको ये समझ में आ जाता है जैसे जो गिलास लंबा है या चौड़ा है तो उसको लगता है सेम ही क्वांटिटी है, क्योंकि ये चौड़ा है इसलिए इसमें कम लग रहा है, ये लंबा है पतला है इसलिए इसमें ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों में कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो पढ़ लेते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे जो एज होती है 11 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन क्या होती है? जो चीज़ें सामने नहीं है उन पर भी सोच पाना, मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है उन पर भी वो कल्पना बच्चा कर लेता है। बच्चा जो है कल्पना बना सकता है। जैसे इम्पॉर्टेंट है वैज्ञानिक सोच या लॉजिकल का सबसे उच्चतम स्तर जो है 11 वर्ष की आयु में आता है। ये आपके अमूर्त चिंतन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा चीज़ें नहीं रखी होंगी तब भी बच्चा क्या है यहाँ पे चीज़ें सीखता रहता है। प्याजे की थ्योरी हो गई। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं लेव वाइगॉस्की। तीनों थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लेव वाइगॉस्की। लेव वाइगॉस्की किससे जुड़े हैं? सामाजिक संस्कृति। कहीं भी वर्ड आ जाए बच्चा किससे सीखता है? समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति अपनी कल्चर से सीखता है, लेव वाइगॉस्की का कहना है। तो जैसे ये रूस के मनोवैज्ञानिक है, लेव वाइगॉस्की कहाँ के हैं? रूस के मनोवैज्ञानिक है। ये प्याजे को विरोध किया है कि प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक से सीखता है, ठीक है, और लेव वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा समाज और अपने कल्चर से सीखता है। तो जो लेव वाइगॉस्की है मतलब प्याजे को विरोध किया है, ठीक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? याद रखिएगा रूस के हैं। इनका मुख्य विचार है बच्चा अकेले नहीं सीखता है, वह समाज और संस्कृति मतलब सोसाइटी और कल्चर के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसे आप यहाँ पे चीज़ें देख ही सकते हो कि बच्चे का ग्रुप है पूरा, ठीक है, मतलब कि सबकी यहाँ पे थिंकिंग अलग अलग, कुछ बच्चा अलग बोलता है कुछ अलग बोलता है। तो बच्चों मतलब लेव वाइगॉस्की को लगता है बच्चे ज़्यादातर जो सीखते हैं समाज और कल्चर से ही सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंतःक्रिया क्या है? करके सीखता है बच्चा जो है। अंतःक्रिया मतलब होता है बच्चा करके सीखता है, और भाषा पहले विचार बाद में आता है। तो उन्होंने भाषा को लैंग्वेज सीखने में सबसे बड़ा यंत्र माना है। अधिगम का विकास पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो।
जैसे यहाँ पे हो जाएगा वाइगॉस्की का सिद्धांत मुख्य 3 स्तंभ है। जैसे आपका पहले हो जाएगा सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, याद रख सकते हो SCL, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हो। बच्चा किससे किससे सीखता है, मतलब समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, अपने भाषा से सीखता है, ठीक है। अब ले वाइगॉस्की की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो यहाँ पे एग्जाम पूछा जाता है। जैसे ZPD क्या होता है, पार या सेस फोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, इसमें से एक क्वेश्चन कभी एक डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे ZPD क्या है, जोन ऑफ पक्सलक डेवलपमेंट, ठीक, इंग्लिश में आप इसका नाम याद रख सकते हो या फिर ZPD भी शॉर्टकट याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बच्चा खुद क्या कर सकता है और मदद से क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर। जैसे बच्चा खुद से कितना कर रहा है, जैसे आप यूपी टेट का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आप यूपी टेट में जैसे कि मार्क्स जो ला रहे थे, वही मान लो कि आप 60-70 में पहुंच रहे थे, ठीक है। फिर आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, मतलब मेरे थ्रू या वीडियो या फिर किसी और के थ्रू वीडियो देखा आपने, ठीक, आपको एक टीचर मिल जाता है। तो टीचर के थ्रू आपने जो चीज़ें सीखी, तो आपका जो विकास हुआ ज़्यादा हुआ। यहाँ पे आपके जो मार्क्स आए 120 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हो। तो ये जो बीच का अंतर है, आपने कितना उससे सीखा, ठीक है, यही आपका होता है ZPD डेवलप होता है, जो आपने इतना बीच का अंतर आपने सीखा है, ठीक है। क्योंकि आपका खुद से तो इतना कर पा, लेकिन आपको जो हेल्प मिल गई, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना के दिया, आपको इससे चीज़ें हेल्प मिल गई, तो आपका स्कोर जो यूपी टेट में हो गया 120, ठीक है। पहले तो आप 60-70 पे ही रुक जाते थे, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें मैंने समझाई क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका डेवलप हो गया। यही आपका जो बीच का अंतर होता है, उसे ही कहा जाता है ZPD, जो आप मदद से क्या है सीख रहे हैं। ये हो गया ZPD, इसको अंतर कहते हैं, बीच के अंतर को, ठीक है। और ये सेस फोल्डिंग क्या होता है, जो इसे मतलब आप इंग्लिश का ही नाम याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कई नाम चेंज हो, जैसे पार्ट, ढांचा, माचान, इन तरह से नाम आपके इसमें चेंज होते रहते हैं। अगर आप सेस फोल्डिंग भी याद रखते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड आप देख लीजिएगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे ट्रिक है सीढ़ी लगाना, शुरुआती में दी गई अस्थायी मदद है। जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे में पकड़ना और सीखने पर छोड़ देना। जैसे बच्चा जो है, आप यहाँ पे इस चीज़ों को समझ सकते हो, जो बच्चा है साइकिल तो वो चला लेता है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं चला पाता, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो साइकिल तो पकड़े हुए है, उसको इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी साइकिल बार बार गिरी जा रही है। फिर उसके बाद जो है उसके पापा या उसके पेरेंट्स आए, पीछे से थोड़ा सा उसको हेल्प कर दिया, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस आपको दे दिया, तो वो सीधा चलाना सीख गया। उसको कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। क्या कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प से भी याद रख सकते हो कि इससे कहा जाता है टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। आपने टेम्परेरी हेल्प बच्चों को दी। अब MKO क्या होता है, यहाँ पे MKO का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मोर नॉलेज अदर, मतलब जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा जिसके पास नॉलेज होगा, बच्चा उसी से सीखता है। जैसे वह व्यक्ति जो बच्चे ज़्यादा जानता है, जैसे टीचर, माता पिता, अदर्स, इन्हीं से सीखेगा कि इनको ज़्यादा पता है, ठीक है। तो यहाँ पे MKO का मतलब सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ZPD पूछ लिया जाता है या सेल्फ फोल्डिंग पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका भी मतलब याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ फोल्डिंग केवल तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद काम करना ना सीख जाए, ठीक, सिर्फ टेम्परेरी हेल्प देते हैं। अब लॉरेंस कोल्बर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। लॉरेंस कोल्बर की थ्योरी तो यहाँ पे आप देख लेंगे, देखिए लॉरेंस कोल्बर की नैतिक का सिद्धांत दिया, मतलब लॉरेंस कोल्बर किसका सिद्धांत दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे बच्चे को मतलब सही और गलत का उनको अंदाज़ा नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि बच्चा सही और गलत में क्या समझ में कैसे विकसित करेगा, ठीक है। तो ये लॉरेंस कोल्बर थोड़ी मैं स्टोरी आपको सुना देती हूँ उसकी क्या है, या फिर आप उसकी देखिए। ये आपके सामने एक ये दिख रहा है, ठीक, बंदा दिख रहा है, इसकी वाइफ होती है, ठीक है। इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है।
तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट होता है, उसने दवाई क्या है बहुत अच्छी उसने बनाई होती, लेकिन ये दवाई इतनी महंगी होती है, इसके पास ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है, तो ये क्या है इसलिए इसके लेने के पास पैसे नहीं होता है, ठीक है। इसकी वाइफ भी लास्ट मोमेंट पे मर रही होती है, लेकिन अगर ये दवा दे देगा तो उसकी वाइफ बच जाएगी। लेकिन ये जो आदमी है इस दवाई मतलब उस साइंटिस्ट के पास जाता है, उस दवाई की मांग करता है कि ये दवाई मुझे दे दीजिए ताकि मेरी पत्नी बच जाएगी। तो वो कहता मैंने इतनी मेहनत से ये दवाई बनाई है, इसके लिए मैं तो करोड़ों पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें फ्री में क्यों दूँ। तो ये बहुत दुविधा में पड़ जाता है कि इसको मैं चोरी करूँ या फिर बीवी को मरने दें। तो इतनी दुविधा में पड़े समझ नहीं पाता करूं तो क्या करूं। अगर चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर चोरी नहीं करते हैं तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तो यही होती है हिंज की, ये किसकी थ्योरी है, हिंज की थ्योरी है। तो लास्ट मोमेंट में क्या करता है, मतलब एक समझ जब उसको विकसित हो जाती है तो चोरी ही कर लेता है, अपनी वाइफ को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पे दुविधा भी आती है, चीज़ें सब कुछ आती है। तो इनकी थ्योरी कुछ ऐसी थी। तो चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं। जैसे हिंज की दुविधा थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि कहानी में मैंने आपको बताया है कि हिंज की पत्नी बीमार थी, दवा बहुत महंगी थी, हिंज ने दवा चोरी कर ली, ठीक है। मतलब उसने क्या है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा इसको खरीद पाए, और वो साइंटिस्ट जिसने दवा बनाई थी वो कह रहा था इस दवा को मैं बेचूंगा और खूब ज़्यादा अमीर बनूंगा। तो इस प्रश्न में मतलब ये कहा गया, और हिंज ने क्या उस दवा को चोरी कर ली, ठीक है। क्या उसने सही किया, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे आपका पुटअप बनता है कि प्रश्न में पूछा जाता है क्या उसने सही किया। बच्चों का जवाब के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक में 3 स्तर लेवल बताए गए हैं। तो 3 स्तर हम जान लेते हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, इसलिए ये बड़ी क्लास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोलबर्ग ने प्रयोग केवल लड़के और बॉय में किया था, इसलिए यह सिद्धांत जेंडर बेस्ड कहा जाता है। क्योंकि देखिए ये जो कोलबर्ग की थ्योरी थी केवल उन्होंने लड़कों को ही मतलब ये माना था, तो इससे क्या है जेंडर बेस्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे नैतिक स्तर 3 है, तो यहाँ तीनों स्तर के बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि कौन कौन स्तर हैं। फिर इस टॉपिक को मैं बंद कर दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो इससे पहली अवस्था हो जाएगी पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें जो अवस्था आती है कई बार पूछ लिया जाता है, पूर्व जो आपकी होती है परंपरागत अवस्था, ये होती 4 से लेके 10 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो है सजा मतलब बचने या इनाम पाने के लिए नियम पालन करता है। मतलब बच्चा क्या है ये समझता है कि अगर चोरी करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर चोरी नहीं करूँगा तो मुझे क्या है इनाम मिलेगा। यहाँ पे बच्चा ये चीज़ें सोचता है। जैसे उसकी पत्नी बीमार थी, वो सोचता अगर चोरी कर लेता तो उसकी वाइफ बच जाती, अगर चोरी नहीं करेगा तो उसको सज़ा पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की दुविधा रहती है, तो वो सिर्फ गुड कार्य करता है, मतलब वो सोचता है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे उसको यही लगता है कि अगर चोरी करूँगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो यहाँ पे बच्चा चोरी नहीं करता, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाता है कि उसको इनाम मिलेंगे, मतलब अवार्ड मिलेंगे, ठीक है। परंपरागत अवस्था होती है जो 10 से लेके 13 वर्ष के लिए। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, यहाँ समाज में नियमों का माना जाता है ताकि लड़का अच्छा लड़की अच्छी, मतलब यहाँ पे गुड गर्ल एंड गुड बॉय, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से गुड गर्ल अपने आप को दिखाते हैं, गुड बॉय मतलब बड़े लोगों की बात मानते हैं। जैसे बड़े लोग कहते हैं मम्मी पापा, वैसे ही बच्चा वो दिखाता है, वैसे ही वो करता है। यहाँ पे परंपरागत अवस्था होती है, ये होती है 10 से लेकर 13 वर्ष। अब उत्तर परंपरागत जो अवस्था होती है ये 13 वर्ष के लिए होते हैं। यहाँ पे उसके खुद के नियम होते हैं, मतलब ना ही समाज की चिंता होती है ना ही बड़ों की चिंता होती है। यहाँ पे उसको जो सही लगता है वही वो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 13 वर्ष में खुद के नियम बनाना, अगर नियम किसी के लिए जान जा रही हो उसे नियम तोड़ना चाहिए। जैसे उसकी पत्नी हिंज की जो पत्नी थी, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा बीमार थी और उस दवा को उसको चोरी करना था, तो उस नियम को वो तोड़ देता है कि अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा, उस दवा को मैं चोरी कर लूँगा, ठीक है, चोरी कर लूँगा और मेरी पत्नी बच जाएगी। उसके बाद वो परवाह नहीं करता मेरे साथ क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी समझ विकसित हो जाती है, जिसकी भलाई हो के वो खुद अपने नियम बनाता है। यहाँ पे किसी के नियम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, उसके खुद के नियम होते हैं जो ये 13 वर्ष में अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबसे उच्च स्तर जो आपकी होती है, व्यक्ति की समाज ऊपर उठकर मानव अधिकार के बारे में सोचता है। ठीक है, अब पियाजे और वाइगॉस्की के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वो आप देख लीजिए। जैसे आधार जीन पियाजे वाइगॉस्की। सीखना क्या है, उम्र बढ़ने के साथ खुद होता है, ये आप पियाजे ने कहा है। वाइगॉस्की कहते हैं समाज के साथ होता है। ठीक है, मतलब समाज के साथ बच्चा सीखता है। इसके बाद जो है भाषा क्या होता है, विचार पहले आते हैं बाद में, मतलब भाषा बाद में। वाइगॉस्की कहते हैं भाषा पहले आती है और सबसे बड़ा औजार होता है। शिक्षण क्या होता है, बच्चे में खुद खोजबीन करते हैं, मतलब बच्चा, पियाजे कहते हैं बच्चा खुद खोजबीन करके सीखता है। वाइगॉस्की कहते हैं बच्चे मदद से सीखता है, मतलब सेल्फ फोल्डिंग से सीखते हैं। तो ये इनके बीच का जो है अंतर है इन दोनों में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक, अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप देख सकते हैं 1 घंटे से ऊपर हो गई है, 1 घंटे की हो गई है। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको वहाँ से आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे टॉपिक ले रखे हैं जो मतलब आपको कम टाइम में ऐसे टॉपिक हो जो आपके जो क्या है 28 से लेके मतलब 25 तक की आपके मार्क्स CDP में आ जाए। ठीक है, पूरा तो देखिए कम टाइम में इतना नहीं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी आप कल टॉपिक में आपको सतत व्यापक का मूल्यांकन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे थंडाइक की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, पालाव की थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पालाव ने किस पे किया था प्रयोग, कुत्ते पे किया था, थंडाइक ने बिल्ली पे किया था, स्किनर ने चूहे पे किया था। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी। वहाँ से भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कल आपको देखने को वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना है। बस आपको 2 क्लास और करनी, इसके बाद आपकी CDP पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद जैसे कि MCQ अगर आप बोलते हो तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।